गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम के बच्चे अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए घर में काम कर रहे हैं। काफ़ी व्यूज़ आते हैं आप बच्चों के, और आप लोग इससे पता लगता है कि बच्चे कम से कम लेक्चर देख के और बाकी पढ़ाई के साथ में ईवीएस पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं। तो अच्छा लगता है, आप लोग सिंसियर बच्चे हो, तो उसमें मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं और ईवीएस को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ईवीएस में हम लोग 8वें चैप्टर में थे, और 8वें चैप्टर में हम लोग काफ़ी कई दिनों से फंसे हुए हैं, और इसमें हम लोग सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्थायी विकास के बारे में हमने देखा, स्थायी विकास के सिद्धांतों के बारे में हमने देखा, ऊर्जा के स्रोतों के बारे में हमने देखा। ऊर्जा के स्रोतों में कई इम्पोर्टेंट चीज़ें आई, जो कि सूर्य ताप, विद्युत चुंबकीय गति, वायु और समुद्र, थर्मल वगैरह, ये सब चीज़ें हमने देखा। उसके बाद में जल संसाधन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जल संसाधन के बारे में डिस्कस करते हुए हमने देखा कि बांध बनाए जाते हैं, और ये कुछ अंतर्राज्यीय समस्याएं होती हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं, इनके बारे में हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे अंतर्देशीय जल समस्याएं हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अंतर्देशीय जो दो देशों के बीच की जो जल समस्याएं होती हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सीमा अवस्थित सीमा के आर पार नदी से संबंधित सभी देशों के बीच में परामर्श और समन्वय के लिए संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। जब दो देशों के बीच में पानी, नदियाँ वगैरह आती हैं, तो एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पानी का डिवीज़न अच्छी तरह किया जा सके, और दोनों देश आपसी बातचीत से ही पानी के डिवीज़न को अपने ढंग से बांटे। बहुपक्षीय व्यवस्था विफल होने पर द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के सबसे अच्छे दूसरे रास्ते के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ये सब हम देख रहे हैं। इसमें अंतर्देशीय जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग कोई भी बांध बनाते हैं, कोई भी जल का स्टोरेज के लिए बनाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आती है पुनर्स्थापन की, रीसेटलमेंट की प्रॉब्लम हमारे पास आती है। पुनर्स्थापन होता क्या है, रीसेटलमेंट होता क्या है? जब लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह सेटल किया जाता है, जब उनको वहाँ से हटाकर दूसरी जगह सेटल किया जाता है, उनको उसकी जगह दूसरी ज़मीन दी जाती है, तो उसको रीसेटलमेंट बोलते हैं। तो जब भी कोई बांध बनाया जाता है, जब भी कोई वाटर स्टोरेज बनाया जाता है, तो इस तरह की समस्याएं सरकार के सामने आती हैं, और सरकार इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए पुनर्स्थापन करती है, रीसेटलमेंट करती है पब्लिक का। उसके लिए हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, और उसके सन्मुख अनेक प्रकार की सामाजिक, रोजगार संबंधी, व्यक्तिगत परेशानियां और मानसिक उत्पन्न समस्याएं उनके अंदर आती है, जिन्हें इन्हें कई दिनों तक भोगना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि इन्हें पुनः बसाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से हमें कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते उनके लिए कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि ऐसे लोगों को लगभग वे सभी सुविधा प्रदान की जाए जो पर्यावरण के द्वारा दी जाती है उन्हें, और जो उन्हें सुविधा जैसे हवा की सुविधा है, उसकी रोशनी की सुविधा है, बाकी सुविधाएं हैं जो डेली जीवन में हमारे काम आती हैं, उनको सभी सुविधा दी जाए पुनर्स्थापन करते टाइम। और यदि रोजगार भी उन्हें उसी प्रकार का उपलब्ध हो सके, तो माहौल में वह पूर्व में कार्य करते थे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये पुनर्स्थापन के टाइम हमें देखना चाहिए। उपयुक्त जो हमें समस्याएं देखी हैं, उनका जानने के लिए हमने कुछ चीज़ें यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे हमने कोई संपत्ति पीछे छोड़ी है, तो उसके लिए कोई उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। सरकार करती है, लेकिन हमें करना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंडों के अनुरूप आवास उन्हें दिया जाना चाहिए। नए स्थानों पर शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए। पीने का पानी, स्वच्छ जल वगैरह उनको पीने के लिए दिया जाना चाहिए। संचार और यातायात की सुविधा उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। पोस्ट ऑफिस, वैक्स तथा अनियमित राजकीय विभागों में, कार्यालय में उनके लिए कोई जगह बनानी चाहिए। रोजगार के साधन और प्रशिक्षण सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए। वन क्षेत्रों के करीब लेकिन बड़े जलाशय से दूर उनको
बसाना चाहिए और बसाने के लिए उनको रीसेटलमेंट की सुविधा दी जानी चाहिए, जो कि ये सभी सुविधाएं हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही जरूरी है, पुनर्वास के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग पुनर्वास को देखें तो जिन लोगों का विस्थापन हुआ है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उन लोगों की है जो आज़ादी के बाद छोटे माध्यम और बड़े बांधों के निर्माण से हटाए गए हैं। जैसे हमें कोई बड़ा बांध बनाते हैं तो एक जगह से उनको दूसरी जगह विस्थापन किया जाता है। इसके बाद उसकी गिनती आती है कि जो सूखे के कारण भीषण अकाल की चपेट में आ जाते हैं तो उसके लिए विस्थापन किया जाता है, और उस विस्थापन में भी सरकार काफ़ी काम करती है और पब्लिक के लिए काफ़ी कार्य करने के लिए उन पर सरकार जिम्मेवार भी है और जो अपनी जिम्मेवारी निभाती है। यदि विस्थापन लोग आदिवासी या जनजाति के हों तो बहुत अच्छा रहेगा कि उनका पुनर्वास करते समय उनके रहन सहन और शैली, रीति रिवाज, जंगलों का निवास, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री की सुविधा, पुरातन से चल रहे रोजगार की उपलब्धता उन्हें अधिक से अधिक मिल जाए तो पुनर्स्थापन उनका सक्षम होता है, सार्थक होता है। तो ये उनका किया जाना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के पुनर्वास के लिए निम्न बातों को ध्यान में देना चाहिए। जब एक व्यक्ति को एक पुनर्वास करवाया जाता है तो हमें नॉर्मली इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें यथेष्ट मुआवजा, धनराशि वगैरह दी जानी चाहिए। जैसे ज़मीन के बदले जो मुआवजा दिया जाता है, विस्थापन का मुआवजा दिया जाता है, तो उसे दिया जाना चाहिए। जिन लोगों के पास खेत है उन्हें खेत दिए जाने चाहिए। अच्छा, पीने के पानी, सिंचाई के लिए जल तथा विद्युत की सप्लाई मुफ्त दी जानी चाहिए। नए मकान बनाने हेतु कम ब्याज पर उन्हें ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधा उन्हें निःशुल्क दी जानी चाहिए। यह संचार और यातायात व्यवस्था उत्तम रूप से संचालित की जानी चाहिए। तो ये सब सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा उनको दी जानी चाहिए ताकि उनका पुनर्वास अच्छी तरह हो सके। और आज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, राजकीय कार्यालय, पुलिस आदि की जो सुविधा है वो भी उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। तो ये पुनर्स्थापन में ये सब चीज़ें उनके लिए ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए। अगर पर्यावरण के शरणार्थी हैं, पर्यावरण की वजह से किसी को माइग्रेशन किया गया है या किसी पुनर्स्थापन किया गया है, तो विकास की परियोजना आयोजित की जाती है तो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और पर्यावरण का ह्रास होता है। इसके अलावा कुछ स्थान से जुड़े आदिवासियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जो स्थानीय लोगों पर आमतौर पर गरीब होते हैं, इन परियोजनाओं की वजह से स्थापित हो जाते हैं, इन्हें पर्यावरण शरणार्थी भी कहते हैं। जो पर्यावरण की वजह से एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थापित की जाते हैं उसे पर्यावरण शरणार्थी भी कहते हैं। पुनर्वास से जुड़ी समस्याएं भी अनेक सी हैं जो हम देखते हैं उनको। जैसे विस्थापन के टाइम में बांध परियोजना का विस्थापन, जब हम लोग बांध वगैरह परियोजना बनाते हैं तो पब्लिक को विस्थापन करते हैं, एक दूसरी जगह से ले जाते हैं। तो जैसे टिहरी बांध का प्रभाव टिहरी शहर के 10,000 नागरिकों पर पड़ा था। विस्थापन की समस्या के चलते उन्हें पुनर्वास एवं गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी प्रकार खनन से जुड़ा हुआ विस्थापन भी होता है। जब हम लोग खनन का कार्य कहीं भी शुरू करते हैं तो वहाँ भी विस्थापन होता है। खनन से जुड़ी विस्थापन में खनन की एक विकास परियोजना है, इसलिए विस्थापन की समस्या जुड़ी है। इसमें स्थानीय लोगों के विस्थापन के साथ साथ हजारों हेक्टेयर भूमि खनन से नष्ट भी हो जाती है, तो उस टाइम भी हमारे पास एक समस्या आ जाती है। उदाहरण के लिए झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग लगने की समस्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों को एक स्थान खाली करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था। जो झरिया कोयला का क्षेत्र है अभी झारखंड में आता है तो उस एरिया में ये काम किया गया था। जब कोयला कहीं से निकाला जाता है उसमें खानों में आग लग जाती है और उसका विस्थापन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। 1976 से लेकर अभी तक लगभग 115 करोड़ रुपए खर्च इसमें किए जा चुके हैं, जो आग बुझाने के लिए हमने खर्च किए हैं, पर समस्या का निदान नहीं हो रहा है। अभी तक ये समस्या का निदान नहीं हुआ है। राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़ा हुआ विस्थापन होता है। जैसे हमें कई उद्यान बनाने हैं, कहीं पर कई प्रकार के ये प्राकृतिक संसाधन बनाने हैं हमें, तो उस पर भी विस्थापन किया जाता है, परंतु अक्सर इसमें जुड़े सामाजिक पहलू की अनदेखा कर दिया जाता है। जंगल एक बड़े भूभाग को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और वहाँ से विस्थापन किया जाता है। इसमें ये लोग हैं जैसे टाइगर रिजर्व है, चोरी डकैती की वजह से ये लोग एक जगह से विस्थापन कर जाते हैं, दूसरी जगह कर जाते हैं,
तो वहाँ पर भी हमें इसका विस्थापन की समस्या हमारे पास सामने आती है, तो उसका भी इस एरिया में भी कार्य किया जाता है। पुनर्स्थापन से जुड़े कई मुद्दे हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों से संबंधित घोषणा के अनुसार आवास का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। भारत में विस्थापन का मुख्य कारण जमीन सरकार का कब्जा होना है। इसके लिए सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण नियम 1984 लागू होता है। जिस सरकार को यह अधिकार दिया जाता है कि 16 में नकद हर्जाने का प्रावधान है और विस्थापन से जुड़े हुए मुद्दे इसमें कार्य करते हैं। स्थानीय जनजाति लोग इसमें सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जो पहले ही गरीब थे। विस्थापन के बाद इन लोगों पर जमीन, रोजगार, भूमि, भोजन के कुल स्रोत छीन लिए जाते हैं और ये विस्थापन में काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। परिवारों का टूटना एक सामाजिक समस्या है जिसमें औरतें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जिन्हें न तो कोई ज़मीन दी जाती है और न ही कोई नुकसान की भरपाई करी जाती है। लोगों के पर्यावरण के बीच में रिश्ते का टूटना भी एक गंभीर विषय है। इन लोगों में पीढ़ियों से चली आ रही वनस्पति, औषधि, अन्य जीवों से संबंधित जानकारी अपने आप में बहुमूल्य ज्ञान है, जो विस्थापन के कारण लुप्त हो जाएगी। तो इस तरह की ये समस्या है, विस्थापन की समस्या है, जो कि एक माइग्रेंट के द्वारा फेस की जाती है। कल हम लोग बांधों का, यूटिलिटी ऑफ डैम्स के बारे में हम लोग करेंगे, बांधों का यूज़ जो है उसके बारे में करेंगे। तब तक आप इसकी तैयारी करें। लेक्चर को कम से कम सुन लिए जरूर करो आप लोग। लेक्चर आप लोग सुन लोगे तो कुछ ना कुछ याद जरूर होगा आपको। एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, सोते टाइम सुन लो। तो आप लोग मैक्सिमम बच्चों के पास आजकल मोबाइल है, तो मोबाइल से लेक्चर सुन लोगे आप तो कुछ ना कुछ याद जरूर होगा। तो कम से कम डैम्स के बारे में, कौन कौन से डैम्स हैं, क्या है, विस्थापन कितने प्रकार का आता है, इस प्रकार की चीज़ें आपको जरूर याद हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।